अमर सफैन साहब, वेरी गुड। ट्री बनाने में किसी को मुश्किल तो नहीं हुई? ये आपको जो मैंने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दिया था लिंक लिस्ट की बेसिस पे ट्री का, उसके बेसिस पे ट्री बन गया ना सारे स्टूडेंट्स से? अच्छा, बन गया है फैसल, वेरी गुड फैसल, यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। यस सर, मोहम्मद फाइज, गुड 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 गुड। चलो अल्लाह में इजाफा करें। अच्छा, अब अगला मेथड की तरफ जाते हैं और वो है सिक्वेंशियल एरे। ठीक है ना, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। ये है लीनियर एरे की प्रेजेंटेशन कि अगर आप बाइनरी ट्री में यानी अपनी बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लीनियर में कैसे करेंगे। तो वो कहता ये है कि अच्छा, जो हमारे पास लिंक लिस्ट मेथड है ना, इसकी डायग्राम स्लाइड में बनी हुई है, ये वाली। आप इसको भी कोशिश कीजिएगा, मैं स्लाइड अपलोड करूंगा ना आज, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको भी ट्री में कन्वर्ट कर लें। ये एक ट्री है बेसिकली। देखो, आम आदमी की नज़र में तो ये एक लीनियर एरे है, ये 2 डायमेंशनल एरे लग रहा है अभी तो, लेकिन बेसिकली ये एक ट्री है जिससे हमें ट्री डिजाइन कर सकते हैं। अब आइए सीक्वेंशियल एरे। सीक्वेंशियल एरे में कैसे स्टोर करते हैं, अच्छा जी, इस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके लिए मैं एक ट्री बनाता हूँ। सीक्वेंशियल एरे का मतलब होता है कि आप जो है वो लीनियर एरे इस्तेमाल कर रहे हैं। सीक्वेंशियल एरे में ट्री को स्टोरेज, यानी अभी हम सेकंड पार्ट पे हैं। हमने ट्री की इंफॉर्मेशन पढ़ ली, बाइनरी ट्री पे पहुंच गए, फिर उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में पढ़े। जब हमें इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझ आई जाएगी, फिर हम एल्गोरिथम, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर एल्गोरिथम नहीं लगाया जा सकता जब तक कि आप उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ना पढ़ें। और ये बात ध्यान में रखना कि सारे डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी में ही होते हैं, सारे डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी में ही होते हैं। और सीक्वेंशियल एरे जो है बेसिकली या लिंक लिस्ट जो है वो ट्री के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास लेट्स सपोज वी हैव अ ट्री और बाइनरी ट्री। मैं अभी आपको दोनों में फर्क बताऊंगा कब कौन सा फायदेमंद होगा। जैसे मैंने उस वक्त वर्डिंग में बता दिया था ना कि लिंक लिस्ट नॉन बैलेंस अनबैलेंस के लिए बेहतर है और सीक्वेंशियल एरे बैलेंस्ड के लिए बेहतर है। तो ये बैलेंस और अनबैलेंस में क्या फर्क है, ये मैं भी आपको थोड़ी देर में समझा दूं। पहले ये समझा दूं, उसके बाद अगली बात। मिसाल के तौर पे ये आपके पास ट्री है और ये ऑलमोस्ट बैलेंस है, ठीक है। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन इसके अंदर कुछ ज्यादा ही होगी ट्री की नोट्स। ये इंफॉर्मेशन हम लिंक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल करें, और बहुत अच्छे तरीके से ये स्टोर हो जाएगा। और इसको हम हाँ, ऑपरेशन एफिशिएंट नहीं होता डेफिनेटली। अनबैलेंस जो है वो उसको बैलेंस करने के लिए एक मेथड, जो भी ट्री, पहले तो हमें अनबैलेंस और बैलेंस फर्क पता तो चले ना क्या होता है। लेकिन अगर वो अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करने के तरीके हैं, जिसमें से पहला मेथड है एबीएल ट्री। एबीएल 3 साइंटिस्ट का नाम है, एलवेस्ट कुछ इस तरह के, एबीएल कुछ मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो जब भी ट्री अनबैलेंस होने जा रही होती है उस पे एबीएल का मेथड लगा के उसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस के बहुत सारे अदर इम्पोर्टेंट्स भी हैं। तो अनबैलेंस को बैलेंस करने के मेथड बनाए, जैसे बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री अगर अनबैलेंस होती चली जाए तो उसको बैलेंस कर दिया जाता है, वरना कोई फायदा नहीं होता। यार ये भी हम आगे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, पहले उसको निपटा लें हम जरा सीक्वेंशियल एरे को, फिर हम बात करते हैं। इस सीक्वेंशियल एरे में लीनियर एरे, लीनियर एरे में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। मिसाल के तौर पे ये है टी है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये टी है, ये जे है, ये पी है, ये जी है, ये मिसाल के तौर पे एस है। अच्छा, ये जो डेटा है ना ये रिपीट हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे भी एस लिख सकता हूँ। अभी ये नहीं सोचना कि डेटा यूनिक का मतलब होता है इनका स्टोरेज। जैसे अगर ये
बहुत तंग किया इंटरनेट ने। अच्छा जी, दोबारा बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास नोड है, एक है, इसके दो ब्रांचेस हैं, फिर इसकी भी दो ब्रांचेस हैं, इसकी भी दो ब्रांचेस हैं, और फिर इसकी एक ब्रांच है, ठीक है, इसकी एक ब्रांच है। ये थोड़ा सा बैलेंस की तरफ जा रहा है, मैं उसको समझाऊंगा अभी। मिसाल के तौर पे ये आपके पास है टी, ये है आपके पास पी, ये आपके पास है के, ये आपके पास है एस, ये आपके पास है जी। मैं कह रहा था कि जी एस दोबारा भी हो सकता है, ये भी एस है, ये आपके पास है जे, ये आपके पास है ओ, और ये आपके पास है एम। ये डेटा इसमें स्टोर हुआ है, ठीक है। यूनिक इनके इंडेक्स नंबर होते हैं, कभी इंडेक्स नंबर रिपीट नहीं होते, ठीक है। ये वाला नोड इस नोड से डिफरेंट है अपने इंडेक्स नंबर की वजह से। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सीक्वेंशियल एरे एग्जिस्ट करता है, और वो ये है, और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सही है ना। सीक्वेंशियल एरे ले लिया। देखो एरे ही ट्री की तरह रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या होता है कि जो पेरेंट है वो सबसे पहले नोड पे चला जाता है, यानी पेरेंट को हम नोड नंबर 1 पे, यानी जो सबसे पहला नोड होगा उसको पेरेंट स्टोर कर देंगे। तो पेरेंट का डेटा टी यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड, तो लेफ्ट और राइट चाइल्ड के लिए एक फॉर्मूला है जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे, मतलब आगे से अभी पता चल जाएगा तो हम एल्गो में इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट हमेशा 2 इंटू के से निकाला जाता है, और राइट हमेशा 2 इंटू के प्लस 1 से निकाला जाता है, ठीक है। यानी अगर आपने देखना है किसी नोड का लेफ्ट, तो ये जो के है ना, कि ये वो नोड है जिसका लेफ्ट ढूंढ रहे हैं, के इज द करंट नोड, वो नोड जिसका लेफ्ट ढूंढ रहे हैं, तो वो इस फॉर्मूला से निकालें किसी भी पोजीशन पे। मिसाल के तौर पे अभी हम पोजीशन नंबर 1 पे हैं, तो ये देखना है कि 1 का लेफ्ट कहाँ जाएगा, क्योंकि यही नोड स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल होगा, यही नोड रीडिंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो लेफ्ट का मतलब है कि इस वक्त अगर टी है ये, तो टी का लेफ्ट कहाँ जाएगा, तो हम कहेंगे टी कहाँ पर है, टी 1 पे। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 इंटू 1, यानी के की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 ये नहीं 2 पे आ जाएगा लेफ्ट, यानी लोकेशन नंबर 2 पे, यानी टी का लेफ्ट जो है वो 2 पे आ जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा, यानी पी जो है वो इस जगह पे। और इसका राइट, टी का ही राइट कहाँ जाएगा, 2 इंटू के प्लस 1, 2 इंटू के, टी की वैल्यू 1 है, टी का इंडेक्स 1 है, तो के यानी 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, यानी 3 पे चला जाएगा, यानी के जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आइए पी की बारी है। पी का लेफ्ट और राइट कहाँ स्टोर करेंगे इस एरे में, तो कहता है पी का लेफ्ट और राइट स्टोर करने के लिए जो जगह है वो बेसिकली कौन सी जगह होंगी, पी खुद 2 पे है, तो 2 इंटू 2 4, यानी पी का लेफ्ट 4 पे, यानी एस यहाँ आ जाएगा, और पी का राइट 2 इंटू 2 4 1 5, राइट 5 पे, यानी जे यहाँ चला जाएगा, सही है ना। और इसी तरह से के का लेफ्ट, के का लेफ्ट कहाँ जाएगा, के का लेफ्ट जाएगा 2 इंटू, क्योंकि के 3 पे है तो 2 इंटू 3, तो के का लेफ्ट चला जाएगा 6 पे, तो के का लेफ्ट एस है 6 पे। के का राइट यकीनन 7 पे, 2 इंटू 3 6 और प्लस 1 7, यानी सी आ जाएगा यहाँ। अब एस का लेफ्ट, एस कहाँ पर है 4, 4 इंटू 2 8 पे, तो ये आ जाएगा ओ, और राइट यकीनन यहाँ पे आ जाएगा एम। और जे का ना लेफ्ट है ना राइट है, और ये बाकी सारी ब्लैंक हो जाएंगी। देखिए आप सीक्वेंशियल एरे के तौर पर रख रहे हैं तो कोई भी डेटा खाली नहीं है, हर एक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर फिल होगा। अब अगर मैं पूछूं ना, और सुनना, 8 अगर मेरे पास एक नोड है और मैं इसमें कोई चीज लगाना चाहता हूँ ओ, तो इसका लेफ्ट कहाँ स्टोर करूंगा, राइट कहाँ स्टोर करूंगा, जी जल्दी से बता दो। लेफ्ट कहाँ स्टोर होगा, राइट कहाँ स्टोर होगा,
तो आप कहेंगे इसका लेफ्ट होगा 8 to the 16 में, मिसाल के तौर पे 16 में रखा हुआ है PP, ठीक है, और इसका राइट होगा 17 में, इसका राइट होगा ना 17 में रखा हुआ है मिसाल के तौर पे AB, ठीक है। ये तो इससे ये जाहिर होता है कि 16 में O का लेफ्ट है, O का लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे आपके लिए PP और राइट आ जाएगा AP। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये तो हो गया, ये बीच के सारे एम्प्टी हो जाएंगे, यानी कितना सारा डेटा लॉस्ट हो रहा है, यानी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन लॉस्ट हो रही है, यानी मेमोरी की स्पेस लॉस्ट हो रही हो। अगर इनका डेटा नहीं आया, एस का कोई लेफ्ट राइट आगे जिंदगी भर नहीं आया, लेकिन एस का लेफ्ट 12 और 13 यानी 12 और 13 हमेशा ऐसी खाली रहेगा, कोई और इसमें स्टोर हो भी नहीं सकता। समझ लो, जी का लेफ्ट और राइट 14 एंड 15, अगर जी का लेफ्ट राइट कभी नहीं आया तो लेफ्ट और राइट इसका इस्तेमाल हो भी नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो क्या होता है कि अगर इनमें प्रॉब्लम क्या है, इनमें प्रॉब्लम ये है कि अगर बीच में कोई नोड जिसका लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं करता और उससे आगे वाली नोड का लेफ्ट राइट एग्जिस्ट करता है, जैसे मैंने अभी आपको 8 का बताया, चलो 9 का ही बताता हूँ, 9 का भी लेफ्ट राइट एग्जिस्ट करेगा, तो ये 9 का लेफ्ट कहाँ, यानी एम का लेफ्ट कहाँ जाएगा, 18 पे चला जाएगा और 19 पे चला, लेकिन ये वाली स्पेसेस खाली रहेंगी, कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये किसी के लेफ्ट राइट है, तो ये फिक्स हो गए। अब ये जिंदगी भर खाली रहेंगे कोई इस्तेमाल, क्योंकि फार्मूला ये इजाजत ही नहीं देता फार्मूला कि इनको किसी तरह इस्तेमाल करो। तो इस तरह मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन जो है वेस्ट हो रही होती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए हम सीक्वेंशियल एरे को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, यानी मैं समझ रहे हो ये वेस्ट होने का मतलब क्या है कि इन जगहों को कोई और नोड का लेफ्ट राइट इस्तेमाल नहीं कर सकता, हर लेफ्ट राइट फिक्स है इस फार्मूले की वजह से। ठीक, ऐसा लिंग्लिस्ट में नहीं होता, लिंग्लिस्ट इससे आजाद है। लिंग्लिस्ट कहता है कि जो नोड खाली हो जाए उसको अवेल में डाल दो और आगे वो किसी का भी लेफ्ट राइट बन सकता है। नेक्स्ट टाइम जब इंसर्शन होगी तो नेक्स्ट टाइम किसी का भी लेफ्ट राइट बन सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हर नोड लिंग्लिस्ट में, हर खाली नोड किसी नोड का भी लेफ्ट राइट के लिए अवेलेबल होता है, इसलिए वहां पे हमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी नजर नहीं आती। लेकिन यहाँ पर वेस्टेज ऑफ मेमोरी इसलिए नजर आती है कि ये जो 12 और 13 है ये किसी न किसी का स्पेसिफिक लेफ्ट राइट है, कोई और इसमें स्टोर नहीं होगा। ये बात समझ आई आपकी मेरे भाई? जो मैं जुमला कह रहा हूँ ये एग्जाम का सवाल है। 16 17 तुमने सही बताया है फाइज, ये तो मैंने पूछा है और बाकी तमाम समझ में आ गया कि इफ अगर ट्री बैलेंस है, ये अभी बैलेंस नहीं हो रही, बैलेंस है तो फिर हम सीक्वेंशियल एरे लेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, लो तो लेने में कोई पाबंदी थोड़ी, लेकिन वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा। तो इसलिए ज्यादातर लोग क्या कोशिश करते हैं कि आंख बंद करके मतलब ये मुहावरतन बोल रहा हूँ, आंख बंद करके लिंग्विस्ट ले लेते हैं, ये वेस्टेज हो ही ना। तो इस वजह से सीक्वेंशियल, लेकिन हम लोग आसानी के लिए सीक्वेंशियल एरे भी इस्तेमाल करते हैं और लिंग्विस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली, चलो ये बेसिकली हमारे पास दो मसाइल हैं। तो इन मसाइल को देखते हुए अगर अब हम जरा उस मसले पे आ जाएं कि ये बैलेंस ट्री और फुल ट्री और ये ट्री क्या होती है, ताकि हमें इनको समझने में आसानी हो। अच्छा, इसमें भी इसी तरह सवाल होगा, ट्री है बाइनरी से। अच्छा, इसमें एक दो बातें और पूछ के फिर मैं आगे जाता हूँ। इसमें एक बात ये बताओ कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले, और सुनना, कोई ये पूछ ले मिसाल के तौर पे 13 पे एक डेटा रखा हुआ है और वो है के एस, ठीक है, के एस रखा हुआ है। कोई पूछे बताओ के एस जो रखा हुआ है इसका पेरेंट कौन है, तो हम पीछे जाके पेरेंट नहीं ढूंढेंगे बल्कि देखेंगे के एस कहाँ रखा हुआ है। के एस रखा हुआ है 13 पे, समझ आ रही बात है? के एस कहाँ रखा हुआ है 13 पे। तो फॉर्मूला पेरेंट के लिए भी एक होता है कि आपसे कोई पेरेंट पूछ ले तो पता हो ना कैसे निकालेंगे। कोई बताएगा क्या फॉर्मूला होना चाहिए पेरेंट का? पेरेंट का होता है कि k डिवाइड बाय 2, k डिवाइड बाय 2। ये मेरे ख्याल है किसी ने जवाब दिया, वेरी गुड। 2 डिवाइड बाय k नहीं, k डिवाइड बाय 2, यानी जो इंडेक्स है उसको 2 से डिवाइड करो। अब मैं आपको समझाता हूँ ना,
जो इंडेक्स है उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे कि आप कहते हैं 13 का पेरेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे 13 डिवाइड बाई 2, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, मैं उसको भी समझा देता हूँ। 13 डिवाइड बाई 2 तो कितना आंसर आ जाएगा, 6.5। एक्चुअल में इसका पेरेंट 6 है ना, 6 था ना, क्योंकि ये 6 का राइट है, 6 का क्या है, राइट है। हम तो ये राइट और लेफ्ट नहीं ढूंढ रहे, हम ये ढूंढ रहे हैं कि ये पेरेंट कौन है इसका। तो एक्चुअल में इसका पेरेंट नोड नंबर 6 पे मौजूद है, लेकिन आ रहा है 6.5। तो हमारे कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में दो फंक्शन होते हैं, जो आप डिस्क्रीट मैथ जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए मुश्किल है। उसको एक कहते हैं CEIL, सील फंक्शन, ये हम बहुत कसरत से यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस में, और एक होता है फ्लोर फंक्शन, ठीक है। इन दोनों की अपनी नोटेशन होती है, मैं इसको एक लम्हे के लिए छोटा सा करके बता देता हूँ। सील फंक्शन जो आपने नहीं पढ़ा और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ये राउंडिंग ऑफ करने वाले मेथड में से एक मेथड आता है। सील फंक्शन का नोटेशन होती है इस तरह की। आप बोले पता नहीं कितनी सारी चीजें हमें कंप्यूटर साइंस में पढ़नी है, नजर आ जाएगी। और फ्लोर फंक्शन की नोटेशन है ये वाली, ये पूरा ब्रैकेट बंद नहीं कर रहे हैं, ये नोटेशन है। अब अगर सील फंक्शन में गौर सुनना, कोई भी नंबर डेसिमल में आ जाए और वो 6.1 हो, इतना छोटा नंबर है 6.1, तो ये अपने हायर इंटीजर की तरफ चला जाता है और 7 आंसर दे देगा। इवन अगर सील फंक्शन में कोई आ जाता है 12.01, कितना छोटा नंबर है 01 ना, 01 डेसिमल का नंबर कितना छोटा है 01, तब भी ये सील फंक्शन को सॉल्व करके 13 आंसर देगा। और अगर सील फंक्शन बहुत नियरेस्ट भी हो, अगर 12.9, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर भी 13 ही आएगा। तो सील और फ्लोर फंक्शन इंटीजर के लिए इस्तेमाल होते हैं, और सील फंक्शन अपने हाईएस्ट इंटीजर की तरफ लेके जाता है और फ्लोर फंक्शन अपने लोएस्ट इंटीजर की तरफ। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 6.9 लिख दिया, अब 6.9 किसके करीब है, 7 के करीब है, लेकिन फ्लोर में लिखा हुआ है तो 6 आंसर आएगा। और अगर 6.3 लिखा हुआ है, 6 तो मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, और फ्लोर है, यकीनन 6 ही आंसर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम इस फॉर्मूले में फ्लोर फंक्शन लगा देते हैं। इंटरेस्टिंग। यानी पेरेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो k/2 फ्लोर फंक्शन। अब जरा निकालो, 13 डिवाइड बाई 2 फ्लोर फंक्शन, 13 डिवाइड बाई 2 का मतलब 6.5 का फ्लोर फंक्शन, और 6.5 का फ्लोर फंक्शन किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो इस तरह से ये पेरेंट निकालने का। अब कोई बोलता है कि बताओ 15 का पेरेंट कौन होगा, तो अगर 15 डिवाइड बाई 2 7.5, फ्लोर फंक्शन 7 लोकेशन पे जो है वो इसका पेरेंट है, तो पेरेंट निकालने का फॉर्मूला भी हमारे सामने आ गया। ठीक हो गया ना। तो ये 3 फॉर्मूलेज आप ध्यान में रखें जो हम अभी अपने आगे एल्गोरिथम में इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई बात ये। तो सीक्वेंशियल एरे में डेटा कैसे स्टोर होता है। अगर मैं सीक्वेंशियल एरे दूं और आपसे कहूं कि आप इसका रिटर्न निकालें, तो मेरा ख्याल है आपको कोई दुश्वारी इन फॉर्मूलाज की वजह से नहीं होना चाहिए। डेटा निकालने का मतलब है इसकी ट्री बना दें। ये सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको सीक्वेंशियल एरे की हैंडलिंग आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। मैं पहला वाला तो होगा, रूट तो एग्जिस्ट करता है। मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर लिखा हुआ है P, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे B, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे लिख दिया है J, फिर यहाँ लिख दिया है Z, फिर 6 पे लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे इसको छोड़ के उसको लिखा हुआ है E, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसको छोड़ के यहाँ लिखा हुआ K, और यहाँ लिखा हुआ है मिसाल के तौर Y, और आखिर में लिखा ये Y है, और आखिर में लिखा हुआ है S। अब जनाब कोई बताएगा कि इसकी ट्री क्या बनेगी, इसकी ट्री कैसे बनाएंगे। तो आप इनमें पहला है ना, तो मैं बना देता हूँ। जो लोग जिनको आता है वो खुद बनाए, बाकी को भी मैं बना देता हूँ। अब इन्हें सब देखें, पहला एलिमेंट जो है वो रूट एलिमेंट होता है, उसको हम P कहेंगे, ठीक है। E का लेफ्ट 2 पे होगा, राइट 3 पे होगा। इसका लेफ्ट B है जो कि लेफ्ट पे होगा। राइट इसका ब्लैंक है तो राइट इसका नहीं होगा। फिर बी पे जाएंगे, बी का लेफ्ट सीक्वेंशियल पढ़ते चले जाएंगे यहाँ से। बी का लेफ्ट 4 पे होगा और राइट 5 पे होगा।
4 पे जे और राइट जी पे यानी 5 पे यानी जी। समझ रहे हो ना, ये ट्री बन रही है उसकी। फिर जे की बारी आएगी, बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर। जे का लेफ्ट 8 पे होगा, नहीं है। जे का राइट 9 पे होगा, के है, तो ये के आ जाएगा। उसके बाद जी पे जाएंगे, जी का लेफ्ट 10 पे होगा और राइट 11 पे होगा। 10 पे है वाई, तो लेफ्ट इसका है वाई। फिर ई पे जाएंगे, ई का लेफ्ट 14 तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो ई 7 है ना, तो ई था किसका लेफ्ट, ये भी तो देखो, हमने कहीं लिखा नहीं ई यहाँ पे। और ई किसका लेफ्ट है यहाँ पे, ई पहुंचेगा तो किसी न किसी ब्रांच का तो बनेगा नहीं है। इसका मतलब हमने गलत बना दिया ना, इसका नोड नहीं बना सके हम। 6 7 इसका नोड 3 पे, यानी ये गलत बना दिया, ई नहीं होना चाहिए। यकीनन ये होता तो उसका पेरेंट तो होगा ना, पेरेंट इसका 3 और 3 है नहीं, तो फिर इसका चाइल्ड कैसे हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात, तो ये हमने गलत डायग्राम बनाया। अच्छा जी, उसके बाद हमने एस, तो एस का पेरेंट 6 पे खाली है, तो ये भी गलत बना दिया। ये दोनों हटा दिए मैंने, गलती की वजह से हटाया मैंने, क्योंकि जो चाइल्ड है उसका पेरेंट नहीं होगा तो चाइल्ड कैसे होगा। तो देखो मैंने कैसे किया, 6 यहाँ पे S12 पे रखा था, 6 का पेरेंट था, तो पेरेंट तो है ही नहीं, तो फिर चाइल्ड कैसे आ गया, तो चाइल्ड नहीं होगा, तो मैंने गलती से लिख दिया। अभी अब जो एग्जिस्टेंस है वो बेसिकली उसकी ट्री है। मेरी बात समझ लो, ये ट्री जो है वो हमने अपने सीक्वेंशियल एरे से डिजाइन कर दी। आइए आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल आसान था, तो इसमें तो कोई दुश्वारी वाली बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मैं इसमें। अभी हम स्लाइड नंबर 19 तक पहुंचे हैं। खाली ये डायग्राम दी गई है आपको, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी, इसको सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में डालना है हमें, तो इन्होंने ये सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन इसकी बना दी। ऊपर वाला इंडेक्स है वैसे, उन्होंने अलग से लिखा है, लेकिन है एरे नहीं, इंडेक्स है। और नीचे डेटा लिखा है, देखो पहला रूट है 45, लेफ्ट 2 पे होगा, राइट 77, 3 पे होगा, 2 और 77, इस तरह से 2 यानी इसका लेफ्ट इसका राइट और इस तरह चलता रहेगा और ये डेटा स्टोर हो जाएगा। मैं पूछूं कि ये वाला 88 का पेरेंट कौन सा है, जी जवाब पूछूं किसी से, सब ना बताना, मैं किसी एक से पूछता हूँ। 88 का पेरेंट कौन है, ये बताएंगे मिस्टर शोएब। अरे तुमने प्राइवेट ने बताया। हाँ हाँ हाँ, रेहान साहब मैं लोकेशन पूछ रहा हूँ, लोकेशन 80 90 आया कहाँ से, वैसे तो शुएब का नाम लिया मैंने। शुएब साहब बताएंगे, रेहान तुम्हें भी करेक्ट करता हूँ, 88 का पेरेंट कौन, अच्छा 90 तुमने नंबर वो तो ठीक है, मुझे इंडेक्स बताओ। सही बताया तुमने, रेहान सही बताया। 88 का पेरेंट कौन है, कौन से इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर बताओ शुएब। सही है सागिर, तुम्हारा आंसर भी सही है, रेहान तुम्हारा भी सही है, शुएब का इंतजार कर रहा हूँ। शुएब साहब, मुस्तफा तुम्हारा आंसर गलत है। शुएब गलत गलत गलत। 88 का पेरेंट कौन होगा, किस इंडेक्स पे होगा जब बनाओगे तो। अहमद तुम्हारा सही, क्वेश्चन मार्क लगाया लेकिन सही आंसर दिया। शुएब साहब कहाँ गुम हो गए, थोड़ा सा अलर्ट तो रहो। 14 अपने आप को ही पेरेंट कह रहा है वो, ऐसा कैसे होगा। मुस्तफ़ा गलत गलत, इंडेक्स नंबर पूछ रहा हूँ, इंडेक्स नंबर, मैं डेटा नहीं पूछ रहा। 88 14 इंडेक्स पे है, इसका पेरेंट क्या होगा, अभी बताया यार, इतना आसान है। 7 7 5 सब सही है, 7 यार, इतना तो अलर्ट रहो ना, ये कोई बहुत तो 8वीं क्लास वाली चीजें पढ़ रहे हैं हम, कोई एल्गोरिथम नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं पढ़ रहे, सिंपल सिंपल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, इतनी गलती कर रहे हो, इसमें कौन सी दुश्वारी वाली चीज पढ़ी है हमने। पेरेंट इज इक्वल टू के डिवाइड बाई 2, यही फॉर्मूला बताया ना हमने, पेरेंट का इंडेक्स, पेरेंट का इंडेक्स, इतना आसान करके मैंने दे दिया आपको। और इस पे फ्लोर फंक्शन ये भी बता दिया, फ्लोर फंक्शन क्या होता है, ये भी नहीं कि चलो छोड़ दिया उसको। शुएब साहब अब मैं पूछ रहा हूँ 88, सी सारे इंडेक्स पे डील करते हैं, सारे के सारे इंडेक्स पे डील करते हैं। आपसे कोई पूछ रहा है 88 का पेरेंट कौन है, तो 88 का पेरेंट
कहाँ है, कौन है, ये सब बताने के लिए आप कहेंगे 88 कहाँ है। सबसे पहले ये देखो 88 14 पे है, तो इसका मतलब होगा 14 डिवाइड बाई 2, तो ये तो जहन में ही कर लो, मैं तो मतलब लिख रहा हूँ, और 7 डिवाइड बाई 2 यानी 7, और इंटीजर का फ्लोर इंटीजर ही होता है 7, इसका मतलब है 7 नहीं 7 लोकेशन पे, 7 लोकेशन पे 90, किसी ने 90 आंसर दिया था वो सही था बिल्कुल। लेकिन आप कहेंगे कि इसका पेरेंट 88 का पेरेंट 7 लोकेशन पे जो कि 90, इतनी सी बात पूछी थी मैंने, कोई मुश्किल बात तो नहीं पूछी थी। ये अलर्टनेस की बात है कि आप कितना इसमें इंटरेस्ट लेते हैं डेटा से। अच्छा खैर, सही आंसर से खुशी होती है, ज़ाहिर है गलत आंसर तो थोड़ा सा आसान चीज़ों का गलत आंसर थोड़ा दिक्कत होता है ना यार। मैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा बता के फिर आगे बढ़ता हूँ, और उसके बाद फिर हम इसके ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम पे जाते हैं, क्योंकि अगर ये बातें पता होंगी जो हम पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएंगी। नहीं पता होंगी इसमें, अगर लेफ्ट राइट पेरेंट और फिर लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में ही अगर आप फंसे रहे तो आपको एल्गोरिथम भी समझ नहीं आएगा, ये बात तय कर लें। क्योंकि जाहिर है एक चीज़ थोड़ी मुश्किल है तो उसके एल्गोरिथम भी थोड़े मुश्किल होंगे, तो मैं उसके बिल्कुल बेस बना के आपको चला रहा हूँ, और अभी तक हमने बहुत आसान चीज़ें। खैर, मैं 1-2 डेफिनेशन आपको देता हूँ, और वो डेफिनेशन में आपको क्या फ़ायदा होगा वो अभी हम देख लेंगे। पहली बात हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कंप्लीट ट्री। आप भूलिएगा नहीं कि क्या बात हो रही है। देखो कंप्लीट ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, बाइनरी लगाना भूल गया था, कंप्लीट बाइनरी ट्री, सही है ना। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री को देखा जाए तो याद रखिएगा, ये मैं जुमला बोल रहा हूँ बहुत याद सुनना। कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसी ट्री होती है जिसमें हर नया नोड लेफ्ट साइड से लगना शुरू होता है, लेफ्ट साइड से इंसर्शन शुरू होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। नंबर 1, कंप्लीट बाइनरी ट्री इंसर्शन should from लेफ्ट साइड। ठीक है, नंबर 2, राइट साइड बीच में से कहीं से कोई नोड नहीं लगा सकते, लेफ्ट से लगाना शुरू करेंगे इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। इन, ये मैं सीक्वेंशियल का वर्ड एरे की वजह से नहीं बोल रहा, ये ट्री की वजह से बोल रहा हूँ, सीक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया कि पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है बिफोर completion of a level, cannot generate a new, यानी किसी लेवल को कंप्लीट करने से पहले कोई लेवल जनरेट नहीं किया जा सकता, जनरेट या क्रिएट, कैनॉट क्रिएट अ न्यू। ठीक है, ये 2 बातें अपने ध्यान में उठा लो। इस बेसिस पे अगर कोई काम करेंगे तो इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कोई 50 या 10 नोड है और आप इसको बाइनरी ट्री में लगा रहे हैं। 10 नोड का मतलब है कोई से भी 10 डेटा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको लिखता हूँ 6 वगैरह नहीं लिखते हैं, मिसाल के तौर पे जे, ठीक है, जे